हेलो दोस्तों, देखिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि आपको रोजाना एक वीडियो जरूर अपलोड करा दिया जाए, जिससे आपका जो पढ़ाई के प्रति है वो रोटेशन यूं ही बना रहे। रोटेशन अगर आपका यूं ही बना रहेगा तो आपको पढ़ाई करने में और रुचि उत्पन्न होगी और रुचि पैदा होगी। देखिए, अगर आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ सिलेबस है, जो हमारी वीडियो है, अच्छा लग रहा है अगर पढ़ाया हुआ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको और लाइक कीजिए। दोस्तों देखिए, कल हम सौरमंडल पर चर्चा कर रहे थे और आज पृथ्वी की गतियों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार की होती हैं, मौसम परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे, दिन रात की अवधि का छोटा बड़ा होना उस पर चर्चा करेंगे हम, कहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है, कहाँ 6 माह की रात 6 माह के दिन होते हैं, कैसे कैसे ये परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है, ये सबको पता होगा। देखिए, इस चित्र की सहायता से यदि आप समझते हो तो मेरा ये बात का दावा है कि आप इन मौसम परिवर्तन को, पृथ्वी की गतियों को कभी नहीं भूलोगे। कैसे कैसे मौसम में परिवर्तन होता है, कैसे कैसे पृथ्वी ये गति करती रहती है, इनको नहीं भूलने वाले। दिन रात की अवधि कैसे कैसे होती है, दिन रात कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर तो गति करती ही है और साथ साथ अपने चारों ओर भी गति करती रहती है, परिक्रमण करती रहती है। घूर्णन, सॉरी, परिक्रमण तो करती है सूर्य के चारों ओर और अपने चारों ओर भी घूर्णन करती रहती है। पृथ्वी की जो गतियां होती है वो दो प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर 1 होती है घूर्णन और नंबर 2 परिक्रमण। इसको हम घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं, परिभ्रमण। देखिए, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों ओर लट्टू की तरह घूमती रहती है, देखिए ये इस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी होती है और ये अपने ही अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है और एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर दोहराती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण दिन रात का होना संभव होता है। इसी कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण में होता क्या है, परिक्रमण में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही होती है, जिसके कारण दिन की अवधियों का छोटा बड़ा होना संभव होता है। दिन छोटे होते हैं, दिन बड़े होते हैं। अभी आपको वो तो अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा चित्र की सहायता से, अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा। जब पृथ्वी एक परिक्रमण, सूर्य का एक परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। देखिए, अगले फिर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करेगी। ऐसे क्या होता है, 4 वर्ष में ये जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटों को मिलाकर एक दिन अलग बना दिया जाता है और जो है माना जाता है कि पृथ्वी, ऐसा मान लेते हैं पृथ्वी एक चक्कर जो पूरा कर रही है वो 365 दिन में पूरा कर रही है। वैसे 365 दिन 6 घंटे में करती है। अगर आएगा ऑप्शन में तो 365 दिन 6 घंटे हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि 365 दिन में पूरा कर रही है। तो इसी के लिए हम जो हर चौथे साल में जो वर्ष आता है उसको लीप वर्ष नाम देते हैं, जिसमें 6, ये देखिएगा, ये मिलाकर 6 घंटे 4 बार मिलाकर 24 घंटे जाते हैं और ये क्या मान लिया जाता है भाई, एक दिन। तो लीप वर्ष में 366 दिन माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारी 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होती है, जिसको हम अपसोर कहते हैं, जिसको अपसोर कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, जिसको हम उपसोर कहते हैं, इसको उपसोर कहा जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, छोटे को उपसर्ग कहा जाता है। तो आपको पता है, जैसे हम तुलना कर लें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, छोटा, जिसके आगे उप लग जाता है वो छोटा होता है।
तो छोटे का मतलब नजदीक, तो मैं ऐसे याद कर सकते हैं नजदीक कब होगी, उप जिसके आगे आ गया वो नजदीक हो जाएगी और आपके लिए दूर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है घूर्णन गति के साथ साथ परिक्रमण गति भी दोहराती है और परिक्रमण गति के कारण दिन रात संभव हो पाते हैं। देखिए जब हमारी जो पृथ्वी है घूर्णन गति तो करती है और परिक्रमण गति भी दोहराती है। और आपको बताया गया पृथ्वी 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई भी है। 23.5 डिग्री अंश पर झुके होने के कारण ही दिन रात की जो अवधि है उसमें अंतर पाया जाता है। यदि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हुआ करती। 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे की रात हुआ करती। यदि 23.5 डिग्री ना झुकी होती, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही दिन रात की अवधियों में अंतर पाया जाता है। देखिए कैसे, 21 मार्च को हमारी पृथ्वी सूर्य के जस्ट ऊपर होती है और 23 सितंबर को जस्ट नीचे होती है। इस समय 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है, इस पर लंबवत पड़ती है और इसी समय 21 मार्च को ही दिन और रात की अवधि बराबर होती है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दिन भी 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की। ऐसे ही 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें क्या होती है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। यहाँ भी क्या होता है, दिन और रात की अवधि समान होती है। इसको हम शरद विषुव भी कहते हैं और 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बसंत ऋतु का आगमन होता है और यहाँ शरद ऋतु का, यहाँ से शरद ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है और यहाँ से ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु होती है यहाँ, इसलिए इसको नाम दिए गए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मैंने दिखाया है सूर्य का प्रकाश ये इस तरीके से जा रहा है। जब हमारी पृथ्वी, हमें पता है पृथ्वी जो है घूर्णन के साथ साथ परिक्रमण भी करती है। पृथ्वी 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत पड़ती हैं। जब पृथ्वी ये इस तरीके से घूर्णन करती हुई 21 सितंबर तक आती है तो क्या होता है, ये जो सूर्य की किरणें हैं ये उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ती चली जाती है। देखिएगा यहाँ से सूर्य की किरणें कहाँ जाएंगी, देखिएगा ये पृथ्वी यहाँ आएगी तो ये थोड़ी और ऊपर पहुंच जाती है, सूर्य की किरणें ऐसे ये इस तरीके से पहुंचती रहेंगी। जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ने लगती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं 21 जून को, और ऐसी जब चलती रहती है तो अब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर। तो मैंने बताया जब इस तरीके से तो सूर्य की किरणें तो ऐसी आती रहेंगी, सूर्य तो ऐसी किरणें फेंक करेगा, तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आती रहेगी। सूर्य की किरणें जहां लंबवत पड़ती हैं, जहां ज्यादा प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है और दक्षिणी जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें शरद ऋतु का आगमन होता है। देखिएगा उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु आती है, हमारा भारत भी है, आपने देखा होगा 21 मार्च 21 जून ये सब ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि हमारा भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। अब दिनों की अवधि में क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहां दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, जहां सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ता है वहां दिनों की अवधि बढ़ती जाती है और रातें छोटी होती जाती हैं। इसी के विपरीत अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध पर रातों की अवधि बढ़ती जाएगी और दिनों की अवधि कम होती जाएगी। ऐसे हम यहाँ देख लेते हैं। अब क्या होता है, 23 सितंबर के बाद सूर्य की जो किरणें हैं, देखिए अभी उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर लंबवत पड़ी है। अब ये किरणें क्या होगा, जब पृथ्वी इधर जाती रहेगी तो ये किरणें इस तरीके से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती रहेंगी। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से खिसक के दक्षिणी ध्रुव की, पहले क्या हुआ था, उत्तरी ध्रुव की ओर चलती जा रही थी क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 झुकी हुई है, ऐसा आएगी तो प्रकाश की किरणें आ गई। एक समय आता है कि यहाँ उत्तरी ध्रुव पर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, यहाँ पड़ती है, तो यहाँ क्या हुआ, अब दक्षिणी गोलार्ध में बार बार ध्रुव निकल रहा है, गोलार्ध ही है वहां। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य की किरणें अब ज्यादा पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं।
इसी के विपरीत अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो दिनों की अवधि छोटी हो जाती है और रातों की अवधि बड़ी हो जाती है। देखिएगा 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर, ये मकर रेखा 23.5 आपको बताया गया था, 23.5 डिग्री उत्तरी पर एक रेखा है, काल्पनिक रेखा मानी गई है जिसको हमने कर्क नाम दिया है, और 23.5 दक्षिणी पर मकर रेखा नाम दिया गया है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लंबत पड़ने लगती है। अब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा ऐसे ही ये इस तरह यहां चलती रहती है और ये प्रक्रिया लगातार पृथ्वी ऐसी दोहराती रहती है, और ऐसे दिनों में परिवर्तन, मौसम परिवर्तन ऐसे होता रहता है, दिनों में छोटी दिन रात बड़े ऐसे होते रहता। तो देखिएगा दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है चित्र की सहायता से कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और आपने अच्छे से समझा होगा तो मेरा ये दावा है कि आप कभी नहीं भूल पाओगे इसको। ठीक है दोस्तों।